बीएससी एग्रीकल्चर के सभी छात्र जो अपने कोर्स के 7 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं तथा 8वें सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, वह सभी विद्यार्थी 8वें सेमेस्टर में उनको रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस करना होता है। यह एक्सपीरियंस जो उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में 7 सेमेस्टर में जो भी किताबों से ज्ञान लिया है या उनको टीचिंग में सिखाया गया है, उन सभी के बारे में 8वें सेमेस्टर में उनको एक किसान से अटैच होना होता है तथा किसान से अटैच होकर यह देखना होता है कि जो हमने 7 सेमेस्टर में पढ़ा है फील्ड में उसका कितना प्रभाव पड़ता है तथा हम क्या किसान के लिए कर सकते हैं तथा जो पहले टेक्नोलॉजी यूज हो रही हैं तथा जो किसान को समस्या आ रही हैं, हम उनका समाधान कैसे कर सकते हैं तथा सभी विद्यार्थी अपने 8वें सेमेस्टर में, जैसे अभी एनईपी का नया सिलेबस आया है 5th डीन कमेटी, उसमें 7वां सेमेस्टर रावे वर्क का होता है तथा जो 4th डीन कमेटी का सिलेबस है उसमें 8वां सेमेस्टर रावे वर्क का होता है। इसमें आप 2 प्रकार से काम कर सकते हैं। आप 3 महीने किसी इंडस्ट्री से अटैच कर सकते हैं, 3 महीने किसान से अटैच कर सकते हैं तथा आप 6 महीने जो एक सेमेस्टर है वो किसान से भी अटैच कर सकते हैं। किसान तीनों तरह का हो सकता है, प्रोग्रेसिव फार्मर हो सकता है, मिडिल फार्मर हो सकता है या लो फार्मर हो सकता है। यदि आपको फील्ड में कोई किसान ऐसा मिलता है जिसके पास क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री प्रोडक्शन, सिल्वीकल्चर, फिशरीज तथा एग्रीकल्चर में आने वाली सभी सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्टाइज रखता हूँ या उसके पास ये सभी चीज़ें हैं। यदि एक किसान के पास आपको क्रॉप प्रोडक्शन मिल रहा है, तब आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए, यानी आपके टोटल 11 सब्जेक्ट रावे में होते हैं, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोयल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, डेयरी साइंस, ईटीसी तथा आप इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको किसान में लगता है, यदि उसके पास पोल्ट्री प्रोडक्शन है, डेयरी फार्म है, तो आप डेयरी की फाइल या डेयरी का जो वर्क है आप उससे सीख सकते हैं या उसको अपना अनुभव बता सकते हैं तथा उसका अनुभव ले सकते हैं। देखिए, आपको एक एक्सपर्टाइज मिलती है किसान से मिलने के बाद, क्योंकि आपको कॉलेज लेवल पर किताबों से, प्रैक्टिकल से ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर होता क्या है, लेकिन मेन सिस्टम जो होता है एग्रीकल्चर का फील्ड से जुड़कर बनता है, जिसमें आपको किसानों से मिलने के बाद ही प्राप्त होगा कि किसान को क्या समस्याएं हैं, क्या हम उसमें कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एमबीबीएस का एक छात्र है तथा उसने एमबीबीएस का पूरा कोर्स किया लेकिन कभी मरीज को नहीं देखा, तो उसका यानी जो ज्ञान है वो अधूरा है। इसी प्रकार आपके पास ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर की डिग्री हो जाती है, लेकिन आपको फील्ड में किसान के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में, वहाँ की मिट्टी के बारे में, क्या क्या इक्विपमेंट यूज करता है किसान, क्या कर सकता है नया, उसके बारे में जब तक आपको नहीं पता चलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन सब बातों को ही ध्यान में रखते हुए आपको बीएससी एग्रीकल्चर के 8 सेमेस्टर में रावे वर्क कराया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले किसान से अटैच होना है। किसान से अटैच होने के बाद आपको उससे एक ज्ञान प्राप्त करना है।
उससे मिलना है, उससे हर एक सब्जेक्ट के बारे में मिलकर एक अध्ययन करना है आपको, तथा उस डाटा को अलग एक डायरी में आपको जोड़ना है। और डाटा को जोड़ते टाइम हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि वह डाटा, मान लिया आपने एक डेयरी के ऊपर उससे डाटा लिया है, आपने पूछा कि आपके पास कितनी भैंस है, उसने बताया 5 भैंस है। आपने पूछा कि आपके कितनी भैंस दूध देती है, उसने बताया कि 3 भैंस दूध देती है। आप अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते कि उसके पास 5 भैंस हैं और दूध 6 भैंस देती है। वहाँ जो होता है कि वो इसका मतलब डाटा सही नहीं है। फिर 5 भैंस है तो उनके लिए आप फीड में क्या क्या देते हैं, कितना फीड एक भैंस को देते हैं। यानी अगर एक किसान उसके यहाँ पे 4 भैंस दूध देती हैं और 5 भैंस है, तो एक भैंस जो दूध नहीं देती उसको 2.5 किलो तो फीड देगा वो। बाकी जो भैंस देती है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि एक भैंस को अगर हम 2.5 किलो 5 किलो से नीचे दूध है तो 2.5 किलो फीड देना ही है। उसके ऊपर जब भी वो दूध देगी, मतलब प्रति 1 केजी पर उसको हम लगभग आधा किलो फीड अलग से भी देंगे। तो लगभग अगर वो 10 किलो देगी तो उसके पास यानी 5 किलो फीड हम उसको देंगे। और अगर वो गाभिन है 1 महीने से ऊपर की, तो उसको 1 किलो फीड बच्चे के नाम का देंगे, तब उसको 6 किलो फीड देना ही होगा। उसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे, यानी अगर भैंस का बच्चा है 2 साल से कम का है तो 1 किलो फीड देंगे, अगर 2 साल से ऊपर का है तो उसको 2.5 किलो फीड देंगे, यानी वो जवान हो चुका होता है उस टाइम। इसी तरह गाय में है सेम भैंस की तरह। इसी तरह कुट को, यानी जो चूंजे होते हैं, पोल्ट्री होती है, उसको भी फीड उसी प्रकार से, मतलब जैसे छोटा चूंजा है उसको 20 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, बड़ी मुर्गी है उसको 100 ग्राम या 50 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते। यानी आपको क्या करना है, डाटा को एक दूसरे से जोड़ना है। डाटा को ये मत करें कि अपनी तरफ से आपने वहाँ पे पशु दिखाए 10 हैं और फीड आप उसको 15 का या 7 का ही दे पा रहे हैं, या आपने फोडर जो है वो 10 पशुओं को फोडर 20 पशुओं का खिला दिया। ये सब फील्ड में जाने के बाद आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी एक डाटा लेने के बाद में एक आपको फाइल मिलती है जो रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस यानी रावे की प्रैक्टिकल फाइल होती है, जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं, जो फाइल आप प्रैक्टिकल एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करते हैं। इस फाइल में क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपना जो गाइड है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, जो कॉलेज में आपके सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, वो अपना भरना होगा। जैसे अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर नईम, HOD एग्रीकल्चर, श्री राम कॉलेज मुजफ्फरनगर। ऐसे ही आपको जैसे डॉक्टर विक्रांत इंजीनियरिंग में क्या करना है, जैसे मान लिया है डॉक्टर विक्रांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री राम कॉलेज मुजफ्फरनगर, ऐसे आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद सबमिटेड बाय में आप अपना नाम भरिए, अपने पापा का नाम भरिए, रोल नंबर भरिए, इनरोलमेंट नंबर भरिए। फिर इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। फिर इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लें, जिसमें आपको जो भी मतलब मिनिमम आप जिससे कि गलतियां कम करें, एक बार अच्छी तरह से इस फाइल को पढ़ें और उसी के अनुसार पहले एक डाटा रा फाइल या कच्ची फाइल या रफ फाइल पर तैयार करें। इसमें आप सबसे पहले क्या होता है कि इंडेक्स भरना। इंडेक्स से पहले ही आपको नहीं भरना है, जैसे अंदर जाएंगे आप फाइल के अंदर आपने देखा कि सबसे पहला जो पेज है वो खुल के आया है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डेयरी फार्म। देखिए कभी कभी ना फाइल चेंज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि फाइल में सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में, अभी ये फाइल जो है इसमें थोड़ा करेक्शन है। इसमें मेरा मानना है कि करेक्शन ये हो सकता है कि जब सबसे पहले हम किस किसान से मिले हैं, उस किसान का नाम, उसका गांव का नाम, ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर,
कितनी लैंड है उसके पास में, इरिगेटेड है या नॉन इरिगेटेड है, वह क्या काम करता है, मेन व्यवसाय क्या है, पोल्ट्री है, फिशरी है, पशुपालन है, एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन है, मतलब मेन व्यवसाय उसका क्या है। सबसे पहले ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी भी किसान को मिलने के बाद जो मिलती है। लेकिन चलो इस फाइल के अंदर डायरेक्ट आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन में खुल रहा है पशु पालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग, ठीक है। आप यानी 6 नंबर पेज पर पहुंच जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन बोला गया है, दुग्धशाला प्रक्षेत्र पर रखे गए पशुओं का विवरण। अब इसमें आपको बताना है कि जो उसके यहाँ पे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का जो फार्म है उस पर कौन कौन से पशु हैं, उनका क्या विवरण है। यानी उसने काव रखा है, बुफेलो रखा है, गोट रखा है, सीप रखा है, या कुट यानी पोल्ट्री रखा है, क्या रखा है इसमें, मतलब वो आपको इसमें बताना है। फिर इसके बाद सीधा बोला गया है एक्सपेंडिचर इन जो कंस्ट्रक्शंस ऑफ डेयरी बिल्डिंग, यानी दुग्धशाला भवन में निर्माण में कितना व्यय हुआ। लगभग देखिए, आप किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी दुग्धशाला या पशुपालन का जो फार्म है उस पर पहुँचकर ये खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग इसमें कितना पैसा लगा है। क्योंकि देखिए, नॉर्मल आप एक्यूरेट ना मानकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। जब भी आप किसी के घर पहुँचेंगे तो आप घर को देख के बताते हैं आराम से, जैसे ही कि 10 लाख का बना है, 12 लाख का बना है, 15 लाख का बना होगा, लगभग अपने से आइडिया बना लेते हैं। फिर उसके बाद उससे पूछ भी लेते हैं, और अगर वो गलत भी बोलता है तो वो 10 लाख के 20 लाख पूछता है तो आपको लगभग इतना आइडिया रहता है कि 10 नहीं तो 12 लगे होंगे, बस 20 गलत है। तो आप उस तरीके से उसका विवरण भर सकते हैं। बहुत सी बार फार्मर सही बोलता है। पशु पोषण एवं रखरखाव का व्यय, यानी प्रतिदिन जो एक्सपेंडिचर है जो उसके पशुपालन में एनिमल न्यूट्रिशन या कीपिंग के लिए, वो कितना है। यानी आप उसमें उससे पूछ सकते हैं कि आपका लगभग प्रतिदिन टोटल चारे का या उसका फीड का, इक्विपमेंट का, लेबर का, इलेक्ट्रिसिटी का लगभग कितना खर्च हो जाता है। जो खर्च मंथली होता है उसको आप पर डे के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और फिर उसको आप लिख दीजिए। इसके बाद आता है दुग्ध उत्पादन अभिलेख पर व्यय, यानी वो जो अभिलेख है, यानी जो एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसमें लगभग कितना खर्च उसका पर मंथ आ जाता है। फिर इसके बाद वार्षिक आय और व्यय का विवरण। देखिए, वार्षिक आय यानी उससे पूछना है कि आपकी इनकम कितनी है। इनकम मान लिया पशुपालन से उसकी इनकम हो रही है 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये इनकम है, और एक्सपेंडिचर कितना है। यानी एक साल में देखिए, इनकम कभी भी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक्सपेंडिचर वो होता है यानी आपका टोटल खर्च, इनकम यानी उसमें से जो खर्च निकालने के बाद जो है, जो टोटल बिक्री हुई है, सेल्स हुई है, या जो भी उसको पैसा या जो भी प्रोडक्ट मिला है, वो टोटल एक्सपेंड करने के बाद जो बचता है वो इनकम बन जाता है। देखिए, जब आप 10 रुपये खर्च करते हो तब आपको 2 रुपये की इनकम होती है। कभी भी ऐसा तो नहीं होता है कि 10 रुपये खर्च किए आपने 20 रुपये कमा लिए। मतलब आपको भी पता है कि फार्मर या किसान मतलब पहले इतना खर्च करेगा जब जाके उसको इतनी इनकम हो सकती है। तो आप उसी आइडिया से उससे पूछ लीजिए, क्योंकि मैंने सिर्फ ये जो डाटा भरा हुआ है ये उदाहरण के तौर पर भरा हुआ है इसमें। फिर है पशु परिचय पत्र, यानी एनिमल प्रोडक्शन लेटर। इसमें जो एनिमल प्रोडक्शन का जो लेटर है वो, उसमें आपको बताना है कि उसने जो पशु को पाला गया है वो किस माध्यम से पाला है। यानी 80% जो पशु हैं उसने मिल्क प्रोडक्शन के पर्पज से पाले हैं। 20% जो पशु हैं वो ब्रीडिंग के लिए या एग्रीकल्चर के लिए या ट्रांसपोर्टेशंस के लिए या स्पोर्ट्स के लिए या अदर ये काम के लिए उसने एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह के लिए पाले गए हैं। फिर इसके बाद का जो क्वेश्चन है, गाय और भैंस के बच्चों में मृत्यु की दर कितनी होती है। देखिए, आपको भी पता है कि 10 अगर बच्चे होंगे गाय भैंस के तो लगभग 1-2 तो मर ही जाता है उनमें नॉर्मली। तो 10% का आप मृत्यु दर मान के चलिए इसमें, या जो भी वो किसान बताएगा उस हिसाब से आप परसेंटेज लिखिए।
मुर्गी एवं अंडों का प्रतिदिन। देखिए अगर उसके यहाँ पे कुट फार्म है या आसपास कहीं भी कुट आपको फार्म मिलता है या पोल्ट्री फार्म मिलता है, आप वहाँ पे जाके उसका ब्यौरा ले सकते हैं। आप उसमें डाल सकते हैं कि उसके पास कुट जो मुर्गी फार्म है वो किस पर्पज़ का है, एग प्रोडक्शन के लिए है या सिर्फ वो एग से चूंजा निकाल के चूंजा बेचता है या मुर्गा यानी चिकन प्रोडक्शन करता है। आप उसी हिसाब से उससे पूछना है। यानी मैंने जैसे डाटा भरा है 500 मुर्गियाँ हैं, 800 अंडे प्रतिदिन। देखिए 500 मुर्गी 800 अंडे दे सकती है, क्योंकि जो एग प्रोडक्शन के लिए स्पेशल मुर्गियाँ हम पालते हैं तो लगभग वो एक दिन में 2 अंडे आराम से दे देती हैं। अब इसके बाद उनमें कुछ डैमेज भी हो जाते हैं, टूट जाते हैं या घर में यूज हो जाते हैं या फार्म पे यूज हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर 7वें पेज पर जब आप जाएंगे आपको वहाँ पे कुछ ब्यौरा देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले पशुपालक का नाम, ग्राम, आंकड़े एकत्रित करने की तिथि, यानी आंकड़े जो हैं वो एकत्रित मतलब किन किन तिथियों में, आप अलग अलग तिथि इस पे डालिए। यानी फरवरी में दिखा दीजिए 4-5 बार आप फरवरी में गए हैं, मार्च में गए, यानी जब भी आप उसके फार्म पे गए हैं। देखिए ऐसा नहीं कि एक ही दिन में, वो गलत है कि आप एक ही दिन जाएं किसी का डाटा उठा लें और वो लगा दें। देखिए आपको फार्मर से अटैचमेंट का मतलब है आप उसके पास प्रॉपर जाते रहिए, यानी महीने में कम से कम 4 से 5 बार आप जाइए। वैसे तो ये है कि आप उसको हफ्ते में 5 दिन तो जाना ही जाना है। अब इसके बाद आपको डाटा देना है, इसमें विवरण देना है। जैसे उसके पास में दूध देने वाली गाय कितनी है, किस नस्ल की है, दूध न देने वाली गाय कितनी है और किस नस्ल की है, 2 वर्ष से कम उम्र वाली गाय कितनी है और किस नस्ल की है, 2 वर्ष से अधिक उम्र वाली गाय कितनी है और किस नस्ल की है। ऐसे ही भैंस के बारे में आपको बताना है, दूध देने वाली भैंस कितनी है और किस नस्ल की है और दूध न देने वाली भैंस किस नस्ल की और कितनी है। यानी मैंने जैसे लिखा है इसमें कि दूध देने वाली जो गाय हैं 8 हैं और साहिवाल नस्ल की है, दूध देने वाली भैंस 4 भैंस हैं और मुर्रा नस्ल की है। उसके पास जो काफ है यानी भैंस के जो बच्चा है वो 2 साल से कम उम्र वाले 5 हैं, मुर्रा के हैं, 2 वर्ष से अधिक वाले 2 हैं और मुर्रा के हैं। अब इसके बाद जो है गाय और भैंस में बुल का जो है विवरण आपको दे देना है, यानी सांड कितने हैं, यानी मेल एनिमल्स कितने हैं उसके पास में, आप इसमें दे दीजिए। मान लिया उसके पास में अगर एक भैंसा है या एक सांड है या बेल हैं या जो भी इस तरह के, मतलब देखिए मेल एनिमल्स का रखना भी फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्रीडिंग पर्पज से भी, ट्रांसपोर्टेशन से भी, एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम के लिए भी, तो उसमें उसकी क्वांटिटी आपको देनी है। फिर बकरी का, बकरी में इन्होंने दिया माइनर गोट नहीं, यानी एक तरह से अवयस्क यानी एडल्ट नहीं है, इतनी ऐसी बकरियां कौन सी हैं, यानी 12 बकरी हैं उसके पास में, बर्बरी है नस्ल होती है एक बर्बरी। वयस्क बकरी कितनी है, यानी 15 है तो बर्बरी नस्ल उसके पास है। बकरा है कितने हैं, 9, तो बर्बरी नस्ल के हैं। एक ब्रीडिंग पर्पज से रखा है, ये मैंने इसमें डाला है उदाहरण के तौर पर, आप उससे पूछना ज़रूर कि ब्रीडर भी है या सभी जो वो कास्ट्रेट है, यानी बॉडी जो कास्ट्रेटर के द्वारा जो उसको हम कास्ट्रेट कर देते हैं, यानी उसको बधियाकरण कर देते हैं। अब इसके बाद इसके बाद कुट का यानी पोल्ट्री का, इसमें उसके पास में जो चूंजों की संख्या कितनी है, छोटे बच्चों की मुर्गे की कितने संख्या है, अंडा देने वाली मुर्गों की संख्या कितनी है, मांस के लिए पाले जाने वाले मुर्गों की संख्या कितनी है, ये आपको इसका ब्यौरा देना है। उसकी नस्ल कौन सी है, यानी मैंने इसमें जैसे मीनारी का डाला, मीनारी का एक ब्रीड होती है मुर्गी की, ऐसे ही आप उससे ब्रीड पूछ के या उसमें डाल सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है दुग्धशाला भवन का निर्माण में व्यय। इसमें कॉस्ट ऑफ एनिमल्स यानी पशुओं में लागत, उसके पास अगर 10 पशु हैं उसने खरीदे हैं तो कितने के, एक भैंस भी है तो मिनिमम 70,000 रुपये की, नहीं तो 1-1 लाख रुपये की भैंस आती है। गाय है मिनिमम 70,000 60,000 की चलती है, ऊपर बहुत ज़्यादा रेट तक होती है। ऐसे ही बकरी है, बकरी का रेट मिनिमम 10,000, ऊपर 20-30 हज़ार रुपये तक भी चलती है। भेड़ का रेट मिनिमम 10-12 हज़ार रुपये रहता है।
उस हिसाब से आप उससे पूछकर टोटल लागत यानी पशुओं की खरीदारी में टोटल लागत कितनी आई। इसके बाद जो उसने मतलब पशु का जो बाड़ा है यानी जो शेल्टर है या उसने जो वहाँ पे पशु का जो पशुशाला बनी हुई है उसमें कितना भवन मतलब टोटल खर्च हुआ है। फिर इसके बाद पशुशाला के बाद में यानी भवन निर्माण के बाद में आप उसने पूछा है जो फेंसिंग यानी उसके अंदर जो साफ़ सफाई और उसकी फिनिशिंग वगैरह या उसके देखवट सुंदरता बढ़ाने के लिए उसने कितना यानी वेंटिलेशंस वगैरह वो सब यानी फैसिलिटी बढ़ाने के लिए उसका कितना खर्च हुआ है वो आपको लिखना है। खुले स्थान पर लागत यानी खुला एरिया उसने ओपन एरिया कुछ रखा होगा, उसमें खड़ौंजा बिछाना, पानी की सुविधा करना, उसके अंदर मेंजर लगाना, खोर लगाना, नाद लगाना। नाद बोलते हैं बिहार में, खोर बोलते हैं लोकल में मुजफ्फरनगर साइड में, और मेंजर बाकी सभी स्टेट में बोलते हैं। तो उसके बारे में आपको बताना है। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शंस के बारे में कितना मतलब खर्च हुआ, दुग्धशाला निर्माण पर कुल लागत कितनी हुई, फिर दुग्धशाला निर्माण पर 1% दर के हिसाब से गिरावट यानी आपने एक बिल्डिंग आज तैयार की तो उस बिल्डिंग में हर साल यानी घिसावट भी होगी, उसकी कमजोरी, सीमेंट कमज़ोर हो गया, ईंटें ख़राब हो गई, उसमें मरम्मत वगैरह यानी 1% का खर्च प्रति वर्ष गिरावट के तरफ चलेगा उसका। यानी 10 लाख रुपए लगाए तो आपका प्रति वर्ष 1% यानी डाउन पेमेंट होगा, यानी डाउन चला जाएगा। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट आएगा पशु पोषण एवं रख रखाव प्रतिदिन। पशु पोषण एवं रख रखाव प्रतिदिन में आपको क्या करना है, देखिए ये एक समझने वाली बात है। आपको फर्स्ट कॉलम इसमें दिया गया है विवरण यानी लेबर का जो नीड है, उसके बाद दाना है, फीड यानी हरा चारा है, ड्राई फॉडर है, मिनरल मिक्सचर है, एक्सपेंडिचर है जो उसके मतलब प्रजनन में या चिकित्सा में लगा है, प्रतिदिन कुल व्यय यानी प्रतिदिन फर्स्ट में जैसे संख्या पूछ ली उसने, आपने बता दी 10 लेबर प्रतिदिन लग रही है, 500 रुपये पर डे पे लग रही है। इसके बाद फर्स्ट जो रो है उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट रो में जाइए, दाना लगा। अब आपने बताया कि उसके पास में जो है यानी गायें जो हैं टोटल, उसके टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से 75 किलो दाना लगता है और 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खर्च होता है। तो 30 रुपये प्रति किलो जब 75 किलो का जोड़ेंगे तो 2250 रुपये होगा इस हिसाब से। इसके बाद भैंस में कितना खर्च हो रहा है, यानी टोटल भैंस में लगभग 35 किलो दाना उसका लग रहा है 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। बकरी में 9 किलो दाना प्रतिदिन लग रहा है, 42 किलो लगभग मुर्गी फार्म में उसका लग रहा है। जो मैंने पीछे डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन करके ये रखा है, आप जो डाटा देंगे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके इसमें रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लिया मैंने तो ये डाटा यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हरा चारा यहाँ पे चले जाइए आप। हरा चारा मैंने टोटल कैलकुलेशन निकाली ड्राई मैटर के अकॉर्डिंग, यानी एक पशु को जब हम 12 किलो ड्राई मैटर देते हैं तो मैंने आपको क्लास में भी एक बार बताया था कि एक जो दुधारू पशु या एडल्ट एनिमल होगा उसको 12 किलो ड्राई मैटर हमको गाय और भैंस को देना होगा, जिसमें लगभग हम जो उसको फीड देते हैं शुष्क पदार्थ फीड के रूप में देते हैं वो माइनस कर देंगे, बाकी फोडर के रूप में देंगे। उस फोडर को हम रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी उस मौसम पर हमारे पास में फोडर होगा, हरा चारा या सूखा चारा। अगर हरे चारे में बरसीम है यानी 2 भाग बरसीम का दिया, 1 भाग भूसा का दिया, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 620 किलोग्राम हरा चारा उसने दिया गाय को और 260 किलोग्राम भैंस को, यानी टोटल गाय को, यानी ऐसा नहीं कि एक गाय को हरा चारा उसने लगभग दे दिया 30 किलो 20 किलो ऐसे दिया है। उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। और रेट हरे चारे का यानी 200 रुपये कुंटल मार्केट में है तो 2 रुपये किलो, उसके हिसाब से आप आगे इस कॉलम में लिख देंगे, ठीक है, इस कॉलम में लिख देंगे, मतलब कैलकुलेशन करके ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब इसके बाद सूखा चारा लगभग 10 रुपये किलो यानी 1000 रुपये कुंटल सीधा भूस है तो सूखा चारा होता है।
और हमने जो सूखा चारा है 1/3 के हिसाब से भी देंगे तो 1 क्विंटल 35 किलो या जो भी आपका कैलकुलेशन करके निकलेगा वो सूखा चारा में आप डाल देंगे यहाँ पे, और 10 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पे भरते चले जाएंगे। देखिए, बकरी में सूखा चारा दे सकते हैं, लेकिन कुटकुट में नहीं दिया जाता, कुटकुट में सीधा दाना दिया जाता है। फिर इसके बाद खनिज पदार्थ यानी मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर आप 50 ग्राम जो दुधारू पशु या एडल्ट एनिमल्स हैं या बच्चे जो हैं, बच्चों को 30 से 40 ग्राम आप दे सकते हैं। उसी हिसाब से भैंस का और गाय का निकाल सकते हैं। बकरी को 20 ग्राम आप दे सकते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। मुर्गे को, बच्चे को आप 200 ग्राम पर डे पूरे फार्म के हिसाब से दे सकते हैं, 300 ग्राम जो भी प्रति मुर्गे के हिसाब से आप निकाल लीजिए। 1 ग्राम प्रति मुर्गे को अगर देंगे तो उसके हिसाब से अगर 100 मुर्गे हैं तो 100 ग्राम हम उसको दे देंगे। अब इसके बाद पशु की चिकित्सा यानी गाय या भैंस को प्रतिदिन के हिसाब से आप, यानी देखिए अगर 10 गाय हैं तो प्रतिदिन एक गाय को अगर हम, यानी हमारे पास में एक गाय को डेली हम 500 रुपये की दवाई दे सकते हैं। यानी मतलब 10 पशु में एक गाय या एक पशु ऐसा हो सकता है कि वो बीमार हो सकता है, या फिर हम मतलब अपने हिसाब से किसान से पूछ सकते हैं कि आपकी गाय में प्रतिदिन या 1 महीने में लगभग मेडिकल में कितना खर्च होता है। या किसान ने बताया कि मेडिकल में हमारे जो है लगभग 2000 रुपये खर्च होते हैं 1 साल में। आप 365 से उसको भाग कर दीजिए, ठीक है। 365 से भाग करेंगे तो 1 दिन का आ जाएगा, या वो महीने का होता है 130 से भाग, जो भी 1 रुपया 10 रुपया जो भी आए वो इसमें भरना है आपको। फिर नीचे सीधा सीधा आपको ये नीचे जोड़ देना है सभी का धनराशि, यहाँ पे लाके आपको जोड़ना है सभी का धनराशि, ठीक है। सभी का धनराशि जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे सीधा आपका टोटल आ जाएगा। ये आपको टोटल कॉलम भरने हैं। अब जैसे टोटल यहाँ पे दाना है, दाना आपने यहाँ से दिया 75 किलो, 35 किलो, 9 किलो, 42 किलो, ये सबको जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे भर दिया, फिर इसके बाद 30 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भरना है। ऐसे ही नीचे तक भरता आ जाएगा, लगभग सभी चीज़ों का, सभी रो का यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा, टोटल। अब इसके बाद आप अब इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट, 1 महीने में दूध का उत्पादन कितना हो रहा है। इसमें आपको क्या करना है, सभी पशुओं के नाम मोस्टली किसान रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नंदनी रख दिया, किसी ने सलोनी रख दिया, किसी ने रूही रख दिया, किसी ने ऊषा रख दिया, जो भी पशुओं के नाम रख देते हैं मोस्टली। या पशुओं के नाम न रख के नंबर, टैग नंबर उसको दे देते हैं। आप इसमें टैग नंबर भी दे सकते हैं, और आप इसमें जो है वो उसका नाम भी दे सकते हैं। अब उस पशु की नस्ल, यानी उसने मतलब पहली जो भैंस है या गाय है उसका जो भी नाम रखा उसने, सांवली, सलोनी, जो भी। अब इसके बाद उसकी ब्रीड जो भी हो सकती है, साहिवाल या जो भी। अब उसका ब्याने की तिथि आपको यानी वो दूध का उत्पादन लेना है हमें सूखे पशु का या ड्राई जो एनिमल होगा उसका कोई डाटा का मतलब नहीं बैठता। हमें लेना है कि आपको 1 महीने का लेना है। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का ले लीजिए दूध का डाटा, यानी इस महीने में कितना दूध का प्रोडक्शन उस किसान के यहाँ पे हुआ नॉर्मली। तो उस पशु का आपको ये डालना है, एक तो उसका ब्याने की तिथि क्या थी, वो कितने दिन पहले ब्याई थी, कि आपने जैसे इसमें डाल दिया, मतलब उसने बताया कि ये दिसंबर में ब्याई थी, यानी 10 दिसंबर को उसने बताया कि ये ब्याई थी, ठीक है। अब 10 दिसंबर को बता रहा है वो ब्याई थी। इसके बाद आपने अब अप्रैल का, यानी 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच का डाटा लेना शुरू कर दिया उसका, यानी सुबह को कितना दूध देती है, शाम को कितना देती है, सुबह को कितना देती है, शाम को कितना देती है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ऐसे सुबह शाम का पूरा डाटा 10 तारीख तक का आपने उससे लिया है, ठीक है।
अब इसके बाद दूसरा पशु, तीसरा पशु, चौथा पशु, ऐसे आप उसकी नस्ल के नाम डालते चले जाएंगे, ब्याने की तिथि डालते चले जाएंगे। टोटल जो उस महीने में उसने कितना दूध दिया है वो आप पूरे महीने का जोड़कर यहाँ पे लिखते जाएंगे। यानी ये कॉलम बाद में भरना होगा पूरे महीने का दूध देखने के बाद। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको करना है, इसके बाद में आपको करना है अगले महीने, मतलब अगले 11, 12, 13 तारीख के बारे में बताना है आपको। फिर आपको उससे बाद में लगभग 30 तारीख तक आपको बताना होगा, यानी पूरे महीने का आपको बताना है। अब इसके बाद में सीधा आ जाता है आपका वार्षिक आय और व्यय का विवरण, यानी उसके यहाँ पे जो दूध के बिक्री द्वारा, मतलब फर्स्ट आप देखिए जो उसकी इनकम है वो कहाँ कहाँ से कितनी हो रही है। यानी जो उसने टोटल इनकम जो कितनी हुई है, 3 लाख रुपए मान लिया मैंने बताई है, 3 लाख रुपए इनकम हुई है। इसके बाद दूध की बिक्री कितने की हुई है, 1.5 लाख रुपए की। उसके बाद बछड़ा बछड़ी या जो भी उसके यहाँ पे पशु थे फालतू, मतलब सिलेक्शन एंड कूलिंग के बाद में वो उसने निकाल दिए। अब उसको क्या करना है कि दूध के जैसे मतलब टोटल आय उसने 3 लाख रुपए दिखाई है, दूध की बिक्री से कितना होता है, 1.5 लाख रुपये। बछड़ा बछड़ी यानी जो भी एडल्ट पशु हैं या मेल पशु हैं या जो भी उसके यहाँ पे मतलब सिलेक्शन एंड कूलिंग के बाद में जो पशु बचते हैं जो काम के नहीं हैं उनको बेचने के बाद 20,000 रुपये। मतलब इस हिसाब से आपको टोटल बकरा बकरी कितने का बेच रहे हैं, जो फालतू पशु गोबर वगैरह से यानी इनकम होती है, जैसे आपने देखा हो गांव में उपले वगैरह बेचते हैं जुताई वगैरह, यानी आप किसान के यहाँ पे बैलों से जुताई करते हैं उससे बच जाता है, ट्रांसपोर्टेशंस का काम करते हैं। तो ये आपका टोटल उसकी इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम जो है वो जोड़कर, यानी जो टोटल आपने ऊपर लिखी है उतनी आय बननी चाहिए। फिर इसके बाद एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या होता है बेटे, एक्सपेंडिचर में टोटल जो खर्च है, कॉस्ट ऑफ फोडर है, फीड है, लेबर है या एनिमल्स है, कंस्ट्रक्शंस है, फिर उसके बाद मतलब यानी जो दुग्धशाला निर्माण में लागत या घिसाव वगैरह है या नया कुछ भी बनाते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशंस है, तथा इससे अलग भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं चिकित्सा से संबंधित, वो आपको टोटल इसमें खर्च लिखना है। अब इसके बाद कुल व्यय, यानी कितना खर्च हुआ है और कितनी प्रतिवर्ष इनकम हो रही है ये बताना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि मुर्गियों एवं अंडों का प्रतिदिन उत्पादन, आपको मुर्गियों के बारे में इसमें बताना है। जैसे आपको इसमें बताना शुरू कर दिया आपने कि 1 तारीख को, यानी अप्रैल का अगर डाटा ले रहे हैं, 1 अप्रैल 2024 को उसके यहाँ 500 मुर्गी थी, 775 अंडे हुए एग्जाम्पल, 25 अंडे उसने घर में यूज कर लिए, यानी घरों में प्रयोग ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद अन्य विवरण, यानी उसने जो है मुर्गी कोई बेची नहीं, 750 अंडे बिके, यानी 25 घर में यूज कर ली। एक अंडा 3 रुपये का मार्केट में जाता है थोक में। उसके बाद टोटल कितने का बिका उसका, 2250 रुपये का उसका टोटल मतलब अंडा बिका है। इनकम नहीं है ये, 2250 का बिका है, लेकिन जो टोटल कॉस्ट उस दिन की बैठी है वो माइनस करोगे अंडे में से, वो इनकम हो जाएगी। टोटल कॉस्ट यानी दाना भी हो सकता है, लेबर भी हो सकती है, रख रखाव भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, मतलब जो भी खर्च उस दिन का हुआ है वो उसमें से माइनस करेंगे। फिर ऐसे मान लिया 2 अप्रैल का डाटा या उससे आगे का डाटा दिया आपने, 500 मुर्गी हैं, 700 अंडे हुए, ठीक है, एक मुर्गी उसने घर में बना ली, 30 अंडे बना लिए, 20 मुर्गी मार्केट में दे दी चिकन में, यानी वो अंडे कम दिए उन्होंने या सिलेक्शन एंड कूलिंग में निकाल दिया उनको, 670 अंडे उसके ने बिक्री कर दिए, तो यानी 30 उन्होंने घर में खा लिए। उसी हिसाब से आप पहली लाइन की तरह उसको निकाल सकते हैं। टोटल महीने का भी आप इसमें खर्च निकाल सकते हैं, टोटल महीने का भी आप इसमें खर्च निकाल सकते हैं। अब इसके बाद है विभिन्न बीमारियों से पशुओं का बचाव, यानी आप पशुओं का जो बचाव करते हैं वो कैसे करते हैं।
इसमें फर्स्ट है, जैसे आपने बोल दिया कि एक पशु है, उसका नाम रख रखा है, जो भी है उसका नंबर हो सकता है, टैग नंबर या नाम है, हिमा है मान लिया, या रोही है। तो इसमें जैसे मतलब मैंने बताया, इसमें हेमा है, रोही है, तो मान लिया हेमा को थनेला हुआ, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करा, यानी उसका कोई टीकाकरण या मेडिसिन वगैरह दिलाई है उसको, फिर किससे दिलाई है तो हाँ करना है, ठीक है। इसके बाद उपचार, हाँ कराया है या नहीं कराया है ये बताना। कराया है, किससे कराया है, सरकारी डॉक्टर से कराया है या प्राइवेट से कराया है। सरकारी से कराया तो सरकारी में यस कर दीजिए। कितना खर्च हुआ, देखिए सरकारी में कराया तो कम ही खर्च हुआ होगा, प्राइवेट में कराओगे तो ज़्यादा खर्च होगा, यानी 8-10 गुना ज़्यादा खर्च होगा। उस हिसाब से आप इसमें उसका पूरा ब्यौरा भर सकते हैं। इसमें जो पशुओं के बच्चों का कर्मी, मतलब पशुओं का भी और बच्चों का भी, देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी एनिमल्स है या कोई भी लाइव स्टॉक प्रोडक्शंस या इंसान के अंदर भी हर 3 महीने में एक जो मतलब उसके हमको ये करना होता है डीवॉर्मिंग। तो डीवॉर्मिंग में क्या होता है कि 2 तरह की टैबलेट पशुओं के लिए मार्केट में अवेलेबल होती है, एल्बेंडाजोल और फेल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल जो होती है वो मतलब जो गाभिन नहीं है, मतलब जो गैस्टेशंस पीरियड में नहीं है उनके लिए एल्बेंडाजोल होती है, और जो गैस्टेशंस पीरियड में है उनके लिए फेल्बेंडाजोल एक टैबलेट होती है। और ये हर 3 महीने में करानी होती है। 10 रुपये की टैबलेट आती है मार्केट में, 10 रुपये की, आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद पशु एवं इसमें पशु प्रजनन, यानी आपने कोई पशु गाभिन करा है, ठीक है, उसकी नस्ल क्या है, ठीक है, ब्रीड ऑफ एनिमल्स, आपने कौन सा क्रॉस कराया है, यानी नेचुरल कराया है या आर्टिफिशियल कराया है। नेचुरल कराया है तो आपको बताना है कि नेचुरल कराया है, आर्टिफिशियल कराया है तो आर्टिफिशियल बताना है। क्रॉस ब्रीड का कराया है या देसी ब्रीड का कराया है, यानी विदेशी के साथ, यानी आपने मान लिया साहिवाल नस्ल की ब्रीड है, एचएफ का उसको जो सीमेन डलवाया है तो वो क्रॉस हो गई। अगर वो साहिवाल है और अपने इंडिया की, चाहे वो गिर है या कोई भी एक ब्रीड है इंडिजीनियस, उसका कराया तो वो मतलब अपनी डेमोस्ट्रेटिव हो गई, यानी जो आपकी डोमेस्टिक ब्रीड है यानी देसी ब्रीड है उसका हो गया। परिणाम क्या रहा, 100%, यानी गाभिन। बस इसके बाद ये पूरा डाटा आपको भरना है। इसके बाद में विद्यार्थी की डायरी का विवरण, यानी आपको अपनी डायरी जो प्रिपेयर किया है, नोट्स तैयार किया है, वो बनाना है। इसमें विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, भ्रमण का स्थल, यानी आप किस टूर पे, यानी किस गांव का भ्रमण आपने किया, किस ब्लॉक में है, टूर की डेट्स आपको डेट भरनी है, मतलब ये अलग अलग जी डेट में गई, और ज़िला कौन सा था। उसके बाद नेम ऑफ एसएमएस, यानी आपका जो गाइड है, गाइड का नाम इसमें डालिए सीधा, ठीक है। किसानों के मतलब गांव, यानी जिस गांव में आप किसानों से मिले, महाविद्यालय का नाम एसआरसी श्री राम कॉलेज या जो भी आपका महाविद्यालय है उसमें आप डाल सकते हैं। विषय, किस विषय का आपने काम किया, ठीक है ना। वर्किंग एक्टिविटी में क्या एक्टिविटी की, यानी पशुओं के संबंधित आपने बात की, किसान से मिले, पशुओं के बारे में पूछा गया, पशुओं के बारे में बताया गया, या खेती से बारे में जो भी आपने एंटोमोलॉजी या पैथोलॉजी जो बताया उसके बारे में जानकारी वगैरह क्या दी वो बताना। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, सेम, ठीक है। अब इसके बाद में आपका आता है जो विचार तालिका, यानी थाट, यानी आप जो किसान से मिले हैं उसको क्या क्या समस्या है, यानी पशुओं से संबंधित अगर भर रहे हैं तो पशुओं से संबंधित बताना, हॉर्टिकल्चर से संबंधित भर रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर से संबंधित बताना, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित तब बताएंगे जो भी आप भर रहे हैं डाटा, ठीक है। आपने पूछा पशु को क्या दिक्कत है तो उसने बताया बांझपन है, आप उसको बता दीजिए मिनरल मिक्सचर ज़्यादा दीजिए, या जो भी आपको समाधान बताना है वो आप, या डॉक्टर की राय, अपने एक्सपर्ट या गाइड की राय लेकर उस किसान को बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप मतलब ये ज़रूर कीजिए कि यदि आपने 11 सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मतलब 11 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं आप लोग, आप जिस सब्जेक्ट के बारे में भी आप पूछ रहे हैं, आप उसके उस टाइम पे बात करते हुए अच्छे फ़ोटो लें और अपनी फाइल में उनको फ़ोटो ज़रूर लगाएं। क्योंकि देखिए
सबूत के तौर पर आपके सबसे बड़ा जो विटनेस होता है वो फ़ोटो और वीडियो होती है। आपने किसान के साथ में काम किया या नहीं किया, आप रिटर्न कहीं से भी कुछ भी ला सकते हैं। लेकिन अगर फ़ोटो और वीडियो है तो वो ये निर्धारित हो जाता है कि आप हाँ किसान से मिले हैं और आपने डाटा जो भरा है वो नेचुरल है। अगर डाटा मैनिपुलेटेड है या करेक्शन भी है तो भी वो मान्य हो जाएगा, अगर वीडियो और फोटो आप पे विटनेस है। लेकिन अगर आपने डाटा सही भी भरा है और आपने फ़ोटो वगैरह नहीं ली तो कॉपी पेस्ट माना जा सकता है। अब इसके बाद आप कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लिया मैंने एक कैलकुलेशन की है, जैसे भैंस के लिए दाना या चारा की कैलकुलेशन है। 13 उसके पास टोटल भैंस है, यानी भैंस 13 हैं, 13 में बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, वो सभी हैं। उनका कैलकुलेशन बड़ों के बड़े के हिसाब से निकाली, छोटे की छोटे के हिसाब से 35 किलो लग गया, ठीक है ना। खनिज लवण यानी एवरेज 40 ग्राम प्रति उसके हिसाब से लगाएं तो 13 पशुओं को मैंने दे दिया, यानी 50 ग्राम बड़ों को दिया, 30 ग्राम छोटों को दिया, वो 40 ग्राम मैंने एवरेज लगा दिया। गाय को इसी हिसाब से निकाला, ठीक है। अब इसके बाद आप सीधा जो है देखिए जो फोडर और फीड के बारे में, फोडर और फीड का आप ऐसे निकाल सकते हैं कैलकुलेशन के तौर पे। आपको मैं मतलब बता देता हूँ कि 12 किलो जो ड्राई मैटर है उसके हिसाब से निकालना होता है। उसमें जो फीड दिया है वो माइनस करना है, बाकी जो फीड मान लिया आपने 2 किलो दिया है तो 10 किलो जो है ड्राई मैटर वो चारे से देना है। और ड्राई मैटर में जब 10 किलो हम ड्राई मैटर देंगे तो हमें ये देखना है चारे के अंदर कितना मॉइस्चर है, यानी मॉइस्चर को निकालने के बाद जो सॉलिड्स देते हैं वही ड्राई मैटर होता है, ठीक है। ड्राई मैटर के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतना आपको पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर में है तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब ऐसे ही आप गाय का निकाल सकते हैं और बकरी का निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट आती है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जैसे ही डेट आएगी अपनी फ़ाइल, कॉलेज आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड और जो भी पहचान पत्र आप पे हैं उसके साथ में आप विभाग में उपस्थित हो जाएं और एक्सपर्ट के सामने जब प्रेजेंट हो तो आप किसान के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में उसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का सही से जवाब दें। यह आपका जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, रावे का जो वर्क होता है, टोटल 11 सब्जेक्ट आपके 550 के नंबर के होते हैं, जिसमें आप अगर 450 या 500 नंबर भी ले आते हैं तो आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाती है। एक सब्जेक्ट आपका 50 नंबर का होता है, इसमें कोई रिटर्न वर्क नहीं होता। प्रैक्टिकल फाइल प्लस आपका जो वाइवा होता है उसके हिसाब से ही आपको नंबर दिए जाते हैं, प्लस आपका अगर कोई प्रोजेक्ट है वो जमा कर दीजिए, ठीक है। ओके।